और इसी मुद्दे पर नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था। तब उन्होंने 35A और धारा 370 पर सवाल किए थे। तब पीएम ने क्या कहा था वो भी सुनिए जरा। आपकी पार्टी हमेशा आर्टिकल 35A और 370 को हटाने की बात करती रही है। आज भी आपने मैनिफेस्टो में इसकी बहुत जोरों से बात करी है। जैसे ही आपका मैनिफेस्टो आया, विपक्ष के दल टूट पड़े ये बोलने के लिए कि अगर ऐसा होगा, कश्मीर के कुछ पार्टियों ने ये तक बोला कि अगर ऐसा होगा तो ब्लड बात हो जाएगा। किसी ने सेसेशन की बात करी, फारूक अब्दुल्ला जी ने कुछ कहा, महबूबा जी भी कुछ कह रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कश्मीर की समस्या की जड़ में वहाँ बन बैठे हुए 50 पॉलिटिकल परिवार है। ये सारी मलाई इतने साल इन्हीं कुछ परिवारों ने खाई है। कश्मीर के सामान्य मानवी को कोई भी फायदा ही पहुंचने ही नहीं देते हैं और इस प्रकार के इमोशनल इश्यू बनाकर के अपनी राजनीति चला रहे हैं। इन दिनों भारत सरकार की तरफ से हवाला वगैरह के विषय को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह वहां काम कर रहा है, करप्शन के खिलाफ कुछ काम कर रहा है। आप हैरान हो जाएंगे, आतंकवादियों के घटना के समय पाकिस्तान से पैसा लेकर के पत्थर मारने वाले तो आ जाते हैं, लेकिन जब NIA के द्वारा या इनकम टैक्स के द्वारा रेड पड़ती है, भ्रष्टाचारियों पर कदम उठाए जाते हैं, तो वही नागरिक वहाँ बाहर खड़े रह करके ताली बजाते हैं। इसलिए कश्मीर की सामान्य मानवी इन लोगों से मुक्ति चाहती है जिन परिवारों ने 50 साल से कब्जा किया हुआ है। और इसलिए कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि वहाँ की जनता ही अब बदलाव चाहती है, चाहे वो 370 का मामला हो, 35A का मामला हो। तो बात जो उस वक्त प्रधानमंत्री ने कही थी वही बात आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी सदन में खड़े होकर कही कि धारा 370 की वजह से आम कश्मीरियों का भला नहीं हुआ, बल्कि कुछ परिवार, कुछ पॉलिटिकल परिवार हैं कश्मीर के जिन्होंने इसका पूरा लाभ उठाया है और इसलिए इसकी अब जरूरत नहीं है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। इस दिशा में सरकार ने कदम उठा दिया। ऐतिहासिक दिन, राज्यसभा से बिल पास भी हो चुका है। और मजे की बात यह है कि इस बिल के मुद्दे पर कई विरोधी दल जो कि बीजेपी के विरोध में खड़े होते रहे हैं, आज इस मुद्दे पर साथ में थे, जिनमें BSP शामिल है, AIADMK शामिल है, BJD शामिल है, लेकिन कुछ अगेंस्ट में भी दिखे जो अपने थे, JDU भी अगेंस्ट में। कांग्रेस की अगर बात करें तो यह अजीब सी स्थिति है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि आज का दिन काला दिन है, संविधान की हत्या कर दी है सरकार ने, बीजेपी ने सरकार की हत्या कर दी, बीजेपी नीति सरकार ने। लेकिन कांग्रेस के ही नेता हैं और यूपी सरकार में कानून मंत्री रह चुके हैं अश्विनी कुमार, उन्होंने समर्थन किया इस कदम का। उन्होंने कहा कि पार्टी को अपने स्टैंड पर एक बार फिर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश हित में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार हैं। सर, फैसला हो चुका है, लेकिन जो नज़ारा देखने को राज्यसभा में मिला वो कहीं ना कहीं ये दिखाता हुआ कि सरकार ने जो फैसला लिया वो आज के लिए लोकतंत्र के लिए काला दिन है, ये गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है। अब देखिए, लोकतंत्र के लिए ये फैसला काला दिन है या नहीं है, इसका साक्षी तो इतिहास होगा। मगर मेरा इतना मानना है कि क्योंकि सरकार ने राष्ट्र की सुरक्षा की दुहाई देते हुए ये कदम उठाया है, सरकार को ये चाहिए था और ये मुनासिब भी था कि लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुकूल देश की जो मुख्तलिफ मेन पार्टीज़ हैं उनके नेताओं को बुला कर बात कर लेते, ताकि इस फैसले की लोकतांत्रिक जो लेजिटिमेसी है वो ज़्यादा रहती। मौजूदा सरकार ने सारे तथ्यों के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देते ये फैसला किया है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस मुद्दे पर चर्चा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र की भावना के अनुकूल राष्ट्र के हितों को सामने रखकर होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि जब कंस्ट्रक्टिव डिबेट होती है, जब एक न्याय संगत डिबेट होती है, तो उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकलता है। मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। अश्विनी कुमार जी का साफ तौर पर यह कहना कि जरूरी नहीं कि विपक्ष में है तो सत्ता का विरोध ही होना चाहिए। अगर देश की सुरक्षा के हवाले से अगर ये सरकार ने फैसला लिया है तो कांग्रेस पार्टी को इस पूरे मामले पर एक बार फिर ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अपनी राय बताते उन्होंने ये बड़ा फैसला बताया है। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
तो जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार के फैसले को अश्विनी कुमार सही ठहरा रहे हैं और कांग्रेस में दो तरह की राय इस मुद्दे पर। वहीं बीएसपी ने अपनी तरफ से पूरा समर्थन दिया है। पूरी तरीके से समर्थन करती है और हम चाहते हैं कि ये बिल पास होना चाहिए और 370 पे और उस पे जो दूसरा बिल है उसमें हमारी पार्टी कोई विरोध नहीं कर रही है। इधर समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि विपक्ष को दबाया गया है, मोदी सरकार ने यह फैसला असंवैधानिक तरीके से लिया है। ये बहुत ही गलत है। संवैधानिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, विपक्ष की आवाज को बुलडोज किया गया और इस तरह से अगर कुछ लोग समझते हैं कि जनता को पुलिस के बल पर दबा लेंगे तो इतिहास इस बात का गवाह है कि कहीं भी जनता को पुलिस के बल पर दबाया नहीं गया। ये कश्मीर को आज इन्होंने बिल्कुल हिंदुस्तान से अलग करने की व्यवस्था कर दी। मुझे तो इस बात की आशंका है। चलिए एक छोटे से ब्रेक। उन्नाव रेप पीड़िता को लेकर डॉक्टरों की एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। पीड़िता को सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने केजीएमयू से लेकर एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया ताकि पीड़िता को एयरपोर्ट तक पहुंचाने में कोई दिक्कत ना हो। बताया यह जा रहा कि पीड़ित परिवार लखनऊ में इलाज से संतुष्ट था, लेकिन केस दिल्ली शिफ्ट होने की वजह से उन्हें दिल्ली लखनऊ आने जाने में काफी दिक्कत हो रही थी और इसलिए ही उन्होंने कोर्ट से पीड़िता को दिल्ली शिफ्ट करने का आग्रह किया था, जिसके बाद आदेश और उस आदेश का हो रहा है पालन। इस वक्त हमारे साथ प्रीति, हमारी सहयोगी, दिल्ली से मौजूद हैं। वहीं राजीव लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव के पास पहले चलेंगे। राजीव, क्या खबर है आपके पास? क्या वहां से एयरलिफ्ट हो चुकी है पीड़िता? देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर यही है कि उन्नाव रेप पीड़िता को दिल्ली के लिए एयरलिफ्ट किया जा चुका है। अब से कुछ मिनटों पहले जो एयर एम्बुलेंस है उसके जरिए उन्हें दिल्ली के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उन्नाव रेप पीड़िता के साथ जो उनके वकील हैं, जो कि केजीएमसी में उनका इलाज बीते कई दिनों से किया जा रहा था, जो मार्ग दुर्घटना हुई थी उसके बाद से, उन्हें एम्स में आज तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कराने का निर्देश दिया था, जिसके तहत शाम को केजीएमयू प्रशासन ने उन्नाव रेप पीड़िता को सुरक्षित एम्स में ट्रांसफर करने के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था केजीएमसी से एयरपोर्ट के बीच करीब 20 किलोमीटर। एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भर लिया है। प्रीति हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। प्रीति, थोड़ी ही देर में पहुंच जाएगी उन्नाव की ये बेटी दिल्ली में इलाज। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहां सड़कों पर देखने को मिल रही है, एम्स के आसपास देखने को मिल रही है? क्योंकि ये भी एक चैलेंज है कि पीड़िता की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हम इस समय खड़े हैं एयरपोर्ट। बस कुछ ही पल में यहाँ पे जो उन्नाव रेप पीड़िता है वो यहाँ पहुँचने वाली हैं। और उनकी अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के यहाँ पे अभी पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पे किए गए हैं। प्राइवेट पहले अंदर जो एयरपोर्ट के अंदर मेदांता अस्पताल की एम्बुलेंस जाएगी, उसके बाद प्राइवेट अस्पताल की एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी हुई है। इस एम्बुलेंस के जरिए पीड़िता को दिल्ली के एम्स के ट्रामा सेंटर में ले जाया जाएगा और एम्स में प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं उनके इलाज के लिए। एम्स में 4 डॉक्टरों की टीम प्रीति, आप नजर बनाए रखें। ज्यों ही पहुंचेगी वो पीड़िता दिल्ली, आप जरूर बताइएगा। नजर बनाए रखिए पूरा घटनाक्रम पर। प्रीति, इस वक्त रोकेंगे आपको। धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और सह आरोपी शशि सिंह को फिलहाल तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। दिल्ली स्थित 30 हजारी कोर्ट में आज रेप मामले पर सुनवाई हुई थी। बाकी 3 मामले पर कल सुनवाई होनी है। इसके बाद 7 अगस्त को आरोप तय करने को लेकर कोर्ट में बहस होगी। फिलहाल केस से जुड़े कागजात पूरी तरीके से कोर्ट के पास नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा यूपी कारागार प्रशासन को इस केस से संबंधित 8 आरोपियों की 30 हजारी कोर्ट दिल्ली में पेशी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आज की सुनवाई में सिर्फ मामले से जुड़े लोगों को ही कोर्ट रूम में जाने की इजाजत दी गई। मीडिया को भी कोर्ट से बाहर रखा गया। इधर यूपी में 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं। सीनियर आईएएस अधिकारी दीपक कुमार का चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव पद पर तबादला निरस्त कर दिया गया है। उन्हें अब आवास और शहरी नियोजन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। जबकि अब तक इस पद पर रहे देवेश चतुर्वेदी को चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है।
और इसी बीच समाजवादी पार्टी को राज्यसभा में एक और झटका लगा है। संजय सेठ ने पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। 1 महीने के अंदर ये तीसरा मौका है जब अखिलेश की पार्टी छोड़कर नेता दूसरे खेमे में जा रहे हैं। इससे पहले नीरज शेखर ने और फिर सुरेंद्र नागर ने समाजवादी पार्टी छोड़ी, राज्यसभा से इस्तीफा दिया और अब इसी कड़ी में संजय सेठ का नाम भी जुड़ गया है। संजय सेठ समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते थे। लोकसभा चुनाव से पहले एसपी बीएसपी गठबंधन कराने में भी इनकी अहम भूमिका रही थी। उन्होंने ही अखिलेश मायावती के बीच बैठक भी कराई थी। नीरज शेखर सुरेंद्र नागर की तर्ज पर अब जल्द ही संजय सेठ के भी बीजेपी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी सांसदों के राज्यसभा से ताबड़तोड़ इस्तीफे से उत्साहित बीजेपी ने इसे समाजवादी पार्टी की नाकामी बताया है। अपनी पार्टियों में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जनता से कटा हुआ महसूस कर रहे हैं और अपनी पार्टी में उनकी वो स्थिति नहीं हो रही है जो सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में होनी चाहिए। और जो माहौल है देश का, उसमें वो मानते हैं कि हमारे लिए कुछ कार्य नहीं बचा है, इसलिए वो अपनी अपनी पार्टियों से रुष्ट होकर इस्तीफा दे रहे हैं। फिलहाल अपना यूपी में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से।